हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस एकेडमी चैनल पर स्वागत करते हैं। हमने इतिहास का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। वह है झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश है उसका जो इतिहास है, और उसमें जो क्षेत्रीय राजवंश में जो सभी जो क्षेत्रीय राजवंश के जो भी राजा हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम आज जानने का प्रयास करते हैं। तो क्षेत्रीय राजवंश में पलामू का जो चेरो वंश है, उसका बड़ा ही मार्मिक इतिहास रहा है। पलामू के चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? तो भागवत राय थे। चेरो वंश के जो संस्थापक थे वो भागवत राय थे। इन्होंने 16वीं सदी में 1674 ईस्वी में रक्सैल वंश को समाप्त करके या इसको अपदस्थ करके चेरो वंश की नींव रखी थी। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद भागवत राय का उपनाम रणपत चोरह था। भागवत राय का जो उपनाम था वह रणपत चोरह था। कहा जाता है कि अपने उपनाम रणपत चोरह के नाम पर अपने राजवंश का नाम चेरो रखा। इनका जो उपनाम था वो क्या था? रणपत चोरह इनका उपनाम था। इन्हीं के नाम पर इन्होंने जो राजवंश था उनका नाम रखा था चेरो वंश। जिस समय भागवत राय का शासनकाल चल रहा था, उस समय इन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। भागवत राय ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अकबर के शासनकाल में झारखंड अकबर के अधीन हो चुका था। कहने का मतलब है कि मुगल सेना आ चुकी थी और यहाँ के राजा पर कब्जा करने का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका था, और भागवत राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और यह मालगुजारी देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है, चेरो ने भरपूर फ़ायदा उठाया, यानी कि अधीनता को फिर ठुकरा दिया और मुग़ल फ़ौज को भगाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता पुनर्स्थापित कर ली। यानी कि जो अधीनता इन्होंने स्वीकार किया था, उस अधीनता को पुनः ठुकरा दिया और सालाना जो मालगुजारी देते थे वह देना बंद कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं अनंत राय जो भागवत राय का उत्तराधिकारी थे। भागवत राय का उत्तराधिकारी कौन थे? तो अनंत राय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये जो भी हम जान रहे हैं, किसके बारे में जान रहे हैं? तो चेरो राजवंश के बारे में। हमने सबसे पहले क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना पलामू के चेरो वंश के जो संस्थापक थे। ये सब जेपीएससी सब में ही पूछा जाता है, या फिर ये सेमेस्टर 6 का एक टॉपिक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पलामू के चेरो राजवंश के उपलब्धियों का वर्णन, उनके कार्यों और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। या फिर जेपीएससी में भी यह सब प्रश्न पूछा जाता है। तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, तो हमने स्टार्ट किया है। तो क्षेत्रीय राजवंश पलामू का चेरो वंश कौन था? संस्थापक कौन था पलामू के चेरो वंश के? तो भागवत राय। 16वीं सदी में 1674 ईस्वी में किस वंश को हटा करके या समाप्त करके किया गया था? तो रक्सैल वंश को अपदस्थ करके चेरो वंश की नींव रखा गया था। ठीक है। और भागवत राय का जो उपनाम था वह रणपत चोरह, हमने बताया कि रणपत चोरह था। अब हम आगे चलते हैं। इन्हीं के नाम पर उन्होंने क्या रखा था? चेरो वंश रखा था, जो उपनाम था रणपत चोरह भागवत राय का। इसके बाद हम देखते हैं अनंत राय जो थे वह भागवत राय का क्या थे? उत्तराधिकारी थे।
भागवत राय का उत्तराधिकारी अनंत राय इसने मुगलों की जो अधीनता थी उसको ठुकरा दिया। फलस्वरूप इनके राज्य पलामू पर मुगलों का आक्रमण होता रहा। वर्ष 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु हो गया। इसके पश्चात एक सबल राय आए, ठीक है, सहबल राय के बारे में हम जानते हैं कि यह कैसे राजा थे। तो जो सहबल राय थे वह एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था। यह सड़क ए आजम चौपारण तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा लिया था। यह मुगलों की काफिलों को लूट लिया करता था। इस कारण सहबल राय को जहांगीर की आदेशानुसार कैद कर लिया गया तथा एक भूखे शेर के साथ निहत्था लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, तो जो सहबल राय थे उनको जो थे वह एक शक्तिशाली राजा थे और एक सड़क था, वो सड़क था ए आजम चौपारण। उनका क्षेत्र बढ़ा लिया था और यह मुगलों की काफिलों को लूट लिया करते थे। तो इसी कारण इनको दंड दे दिया गया। सहबल राय को जहांगीर के आदेशानुसार जो है कैद कर लिया गया और जो कहा जाता है कि एक भूखे शेर के साथ निहत्था लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। और निहत्था छोड़ देने के क्रम में जो सहबल राय थे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण लड़ते के क्रम में शेर निगल जाता है, यानी कि शेर मार डालता है। अब किसी को भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाए तो थोड़ी किसी को छोड़ेगा। तो यही था कि सहबल जो राय थे उनको शेर मार डालता है और इनकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात आता है प्रताप राय। तो जो प्रताप राय थे वह सहबल राय के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। तो जो प्रताप राय का शासनकाल जो था ना, प्रताप राय के शासनकाल में चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध था। ठीक है, प्रताप राय के शासनकाल में चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध था। अब समृद्ध किस प्रकार से रहा होगा, तो ज़रूरत के सारे जो भी उपलब्ध सामान रहे होंगे, संसाधन रहे होंगे, जो विकास के लिए चाहिए होता है वो रहे होंगे। तो प्रताप राय जो थे ना वो शासनकाल में चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध था। ठीक है, और एक और मुख्य बिंदु आप याद रखेंगे कि जो पुराना पलामू किला का जो निर्माण किया गया था वह किसने किया था, तो वह प्रताप राय ने किया था। ठीक है, प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। यह महत्वपूर्ण काम क्या किया था, तो पलामू किला, जो पुराना पलामू किला का निर्माण है वो किसने किया था। जेपीएससी ये सब में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराना पलामू किला का निर्माण किसने करवाया था। तो जो पुराना पलामू किला का निर्माण करवाया था वह प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। वो प्रताप राय ने करवाया था, जो चेरो राजवंश का एक महत्वपूर्ण और योग्य शासक था। इसके शासनकाल में मुगलों के कई आक्रमण हुए। और अंततः 1632 ईस्वी में मुगलों के अधीन ये भी फिर क्या कर लिए, अधीनता स्वीकार कर ली। क्योंकि उस समय मुगल वंश जो था वह बहुत ही शक्तिशाली वंश था। उस समय उसके पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी। वह अलग अलग क्षेत्रों पर अपना दबदबा कायम किए हुए था। बड़े बड़ी सैनिक उसके पास इतनी अपार क्षमता थी और कर ली। और सालाना कर 1,36,000, ठीक है, सालाना कर 1,36,000 तय किया गया। सालाना कर अत्यधिक होने के कारण प्रताप राय कर देना बंद कर दिए। इस कारण पलामू में मुगलों के द्वारा मारकाट शुरू हो गया। इसे देखते हुए प्रताप राय ने संधि करना बेहतर समझा। इस संधि के अनुसार प्रताप राय ने 80,000 रुपये तथा पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। फिर इस तरह से प्रताप राय के शासनकाल समृद्धि की ओर गया। ठीक है, जब उन्होंने क्या कर लिया, हाजिरी लगाना शुरू कर दिया पटना में, तो फिर जो राज्य था वो फिर से समृद्धि की ओर गया। ठीक है, फिर इस तरह से प्रताप राय के शासनकाल समृद्धि की ओर गया। फिर से सुचारू रूप से सब चीज़ का संचालन होने लगा और मारकाट और लड़ाई झगड़े बंद हो गए। इसके बाद आते हैं मेदिनी राय। अब हम जानते हैं मेदिनी राय के बारे में। जो पलामू का जो हम लोग जानते हैं कि जो डाल्टनगंज का नाम पड़ा है, डाल्टनगंज माफ़ कीजिएगा, मेदिनी नगर, डाल्टनगंज का नाम, वो मेदिनी नगर जो पड़ा है वो किसके नाम से पड़ा है, तो राजा मेदिनी राय। 1658 से
1674 ईस्वी, 1658 से 1674 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। तो राजा मेदिनी राय क्या थे? तो राजा मेदिनी राय चेरो वंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। यह गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दिया। मतलब यह एक ऐसे राजा थे जो गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ये अपना उसके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और मुगलों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। इनके शासनकाल में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। आपको एक और हमें महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हम जहां तक जानते हैं कि जिस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का एक सेनापति था दाऊद इब्राहिम, उस समय उसका अटैक हुआ था। ठीक है, ये सभी याद आप रखेंगे। कई बार अटैक हुआ था, लेकिन उसके सामने झुके नहीं और आक्रमण को यह झेलते रहे और उससे निपटने का पूर्णतः प्रयास किए। तो मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति रहा होगा। ठीक है, कोई भी राजा है तो उसके कामों से उसको जाना जाता है, या कोई भी शासक है उसके कामों से जाना जाता है। तो वह एक योग्य शासक होंगे, शक्तिशाली शासक होंगे, लोगों को एकजुट करके रखते होंगे। और कहा जाता है कि उनके शासनकाल में दूध घी की नदियाँ बहती थी। गाय का बड़े पैमाने पर उन्होंने समाज में आवंटन किया था, लोगों की बांटे थे। और इनके शासनकाल में बहुत ही अच्छे से लोग समृद्धि और खुशहाली, आर्थिक खुशहाली जो था वह अपने चरमोत्कर्ष पर था। लोग एक बेहतर जीवन यापन कर रहे थे, है ना। लोग एक बेहतर जीवन यापन कर रहे थे मेदिनी राय के शासनकाल को, इसीलिए चेरो शासन के स्वर्ण युग कहा जाता है ना। यह राजा जो था अपने जो निर्णय लेता था वह किसी के दबाव में नहीं लेता था, या किसी के सामने झुकता नहीं था, या कोई दबाव डालता था तो भी वह नहीं झुकता था। तो ऐसा राजा होना चाहिए कि वह तभी आप योग्य और शक्तिशाली कहेंगे। जब आप किसी के सामने झुक जाएंगे तो स्पष्टता आपका जो है आप एक कायर कहलाएंगे। तो यही चीज़ था कि मेदिनी राय जो था ना, वो किसी से सामने जल्दी झुकते नहीं थे, दुश्मनों के सामने डटकर मुकाबला करते थे। तो पलामू के जो हम अब जानते हैं कि पलामू के जो नए किले का निर्माण कौन करवाया था? तो मेदिनी राय ने किया था। नए किले का निर्माण कौन किया था? मेदिनी राय। पलामू का पुराने किले का नाम पलामू किले का निर्माण प्रताप राय। ठीक है, हमने बताया है कि जो मैंने इससे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, पुराना जो पलामू किला था उसका निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। हाँ, तो हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और जो पलामू के नए किले का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? मेदिनी राय ने किया था, है ना। और नए किले का नागपुरी दरवाजा, नागपुरी फाटक अपनी आकर्षक और स्थापत्य कला या नक्काशी का प्रयोग किया गया था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसको अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल में मुगल औरंगजेब का शासन था, है ना। इनके शासनकाल में किसका? तो आप तो जानते ही हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासक के स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद नोट में हमने लिख दिया है, हालांकि ये मैं बता चुका हूँ कि पलामू के पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने किया था और पलामू के नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने किया था। नए किले का नागपुरी दरवाज़ा, नागपुरी फाटक अपनी आकर्षक स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया। इस दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट 12 मीटर एवं चौड़ाई 15 फीट 4.5 मीटर है। ठीक है, तो ये सब है। हम आज
हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनको यह लाभ देगा, क्योंकि जो चेरो राजवंश की उपलब्धियों और उनके कार्यों की समीक्षा करे, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता है तो जो हम लोग पलामू के निवासी हैं तो हम लोग को जानना चाहिए, अपने झारखंड के क्षेत्रीय इतिहास को जानना चाहिए, है ना। हम और भी झारखंड का कोई वीडियो लाएंगे, है ना, झारखंड निर्माण कैसे हुआ। उसके अलावे हम बहुत सारे राजा हुए हैं उनके बारे में भी हम लाएंगे, ठीक है। नागवंश के बारे में आपको बताएंगे, बहुत सारा वंश इस पलामू की, माफ़ कीजिएगा, झारखंड की धरती पर हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।